हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉनटेक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक नया प्रोग्राम चालू किया है जिसका नाम है BCTQ, बिल्ड अप कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। तो उसी के अंतर्गत आज हम एक नई सब्जेक्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है सर्किट एनालिसिस। उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड की जाएंगे क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आपके होंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, द VI कैरेक्टरिस्टिक्स of an element is shown in figure given below. The element is, हमसे क्या बोला गया है कि एक हमें चित्र दिया गया है VI अभिलक्षण का। तो ये जो चित्र है ये हमें बताना है कि एक्टिव होगा, पैसिव होगा, या लीनियर होगा, या नॉन लीनियर होगा, या लिटरल होगा, या बाइलेटरल। बात समझ में आ रही है? नॉन बाइलेटरल का मतलब क्या है? लिटरल। ठीक है, तो आपको यह सब पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई भी ग्राफ देखना है कि वो लीनियर है या नॉन लीनियर, तो उसके लिए आपको उसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि किस तरह से हम ये देखते हैं कि वो लीनियर होगा या नॉन लीनियर। अगर आपको एक्टिव और पैसिव के बीच में देखना है तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि एक्टिव के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है और पैसिव के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है आपका नॉन बाइलेटरल और लिटरल, यूनिलिटरल और बाइलेटरल। बाइलेटरल और यूनिलिटरल की भी आपको क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, लीनियर और नॉन लीनियर की, तो लीनियर जो है आपका, लीनियर के लिए पहला क्या होना चाहिए कि जो ग्राफ है ग्राफ जनरेट एट ओरिजिन। क्या होना चाहिए? जो ग्राफ है वो जनरेट होना चाहिए कहां से? ओरिजिन से। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें तो हमारा जो ग्राफ है वो ओरिजिन से जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी वो क्या है? स्लोप कांस्टेंट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है इसकी वो होती है क्या? स्लोप कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट। यहां पर अगर हम देखें, इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ में ये तो ठीक है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन इसको ओरिजिन से पास होता हुआ देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये लीनियर होगा। अगर हम यहां पर इसकी स्लोप निकालें तो इसकी स्लोप यहां पर क्या आएगी आपकी? पॉजिटिव। और यहां पर इसकी स्लोप क्या आ गई? नेगेटिव। तो इसलिए ये हमारा जो ग्राफ है वो लीनियर ना होकर क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर। क्या हो जाएगा? ये ग्राफ हमारा नॉन लीनियर। तो ये लीनियर हमारा खत्म हो गया। तो तीनों में हमारे नॉन लीनियर हैं। अब बात करते हैं हम कि ये एक्टिव होगा या पैसिव। तो एक्टिव या पैसिव के लिए, एक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? R लेस देन 0, L लेस देन 0, C लेस देन 0। और पैसिव के लिए R ग्रेटर देन 0, L ग्रेटर देन 0 और C ग्रेटर देन 0। तो R जो होता है वो क्या होता है? V और I का रेशो। तो यहां पर अगर हम देखें तो V और I का जो रेशो है वो हमें क्या मिल रहा है? नेगेटिव। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा? एक्टिव। तो ग्राफ अगर एक्टिव हो गया तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? एलिमिनेट, क्योंकि यहां पर ये क्या दे रखा है? पैसिव। तो यहां पर भी हमें क्या मिल गया? एक्टिव। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर हो गया और एक्टिव हो गया। अब हम बात करते हैं लिटरल और बाइलेटरल की। तो ये कौन सा है हमारा? बाइलेटरल। बाइलेटरल में क्या होता है कि आपका जो अपोजिशन है वो सेम होना चाहिए इसमें।
opposition will be found in same manner। इसका मतलब क्या है कि ये आपका कोई ग्राफ है, तो यहां पर आपको ये जो अपोजिशन है वो क्या होगा आपका सेम, अपोजिशन सेम मिल रहा है आपको। यहां पर आपका अपोजिशन पॉजिटिव, तो यहां पर भी आपका अपोजिशन क्या मिल गया पॉजिटिव। ये नेगेटिव वो क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गए पॉजिटिव। मतलब सेम अपोजिशन अगर मिल रहा है तो हमारा बाइलेटरल, और अगर सेम अपोजिशन नहीं मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा यूनिलेटरल। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा यूनिलेटरल। तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या इसको अपोजिशन प्राप्त हो पा रहा है, इसका अपोजिशन हो गया पॉजिटिव, इसका अपोजिशन क्या हो गया नेगेटिव। तो ये एक दूसरे को क्या अपोज कर पा रही है, नहीं कर पा रहे। तो मतलब ये हमारा जो ग्राफ होगा क्या बाइलेटरल होगा, नहीं होगा। तो हमारा ये जो ग्राफ है वो क्या होगा नॉन बाइलेटरल, या हम बोल सकते हैं क्या यूनिलैटरल। मतलब आपका ऑप्शन क्या आ गया ए। तो इस तरह से आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर हम लीनियर ग्राफ की बात करें तो लीनियर कैसे होगा, एक्टिव की बात करें तो किस तरह से हमारा ग्राफ एक्टिव कहलाएगा, और किस तरह से हमारा जो ग्राफ है वो लेटरल और यूनिलेटरल कहलाएगा। तो इस तरह से आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ऑप्शन क्या जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ लॉ। ये क्या कह रहा है आपसे, किरचॉफ लॉ आर एप्लीकेबल फॉर, किरचॉफ के नियम निम्नलिखित पर लागू होते हैं। अब बात करते हैं हम किरचॉफ लॉ की, KOL, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका KCL और एक होता है आपका KVL। होता नहीं होता, KCL जो है वो क्या होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, जो एंटरिंग है और आउटर है वो दोनों क्या हो जाती हैं इक्वल। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट जो है वो क्या हो जाती है इक्वल टू 0। तो यहां पर तो ये जो आपका KCL है वो किस पे डिपेंड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और KVL क्या होता है, KVL होता है कि एलिमेंट, क्या आपका कोई भी एक क्लोज लूप सर्किट है उसमें वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द एलिमेंट, उनका जो सम है वो टोटल क्या कहलाता है आपका 0। आप ध्यान रखना कि जो KVL है उसमें आपके थ्योरी से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपके RRB में पूछा गया था तो वहां आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि एक आपको क्लोज लूप सर्किट दिया हुआ है, तो KVL में जिस भी एलिमेंट का हम यूज करते हैं, उस क्लोज लूप सर्किट में जिस भी हम एलिमेंट का यूज करते हैं, उस एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उन सब का जो सम है वो इक्वल टू 0 के बराबर होता है। ये होता है हमारा KVL। और ये जो KVL है वो किस पे डिपेंड है, किस लॉ पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो हमारा KCL है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और KVL है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वो AC और DC दोनों के लिए, तो चूंकि आपको पता है KCL और KVL तो हम इनको किसी पे भी लगा सकते हैं, या तो DC सर्किट हो या AC सर्किट। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, बोथ AC एंड DC सर्किट। तो हमारा जो किरचॉफ लॉ है वो AC के लिए भी एप्लीकेबल होता है और DC के लिए भी एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोडल मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, परिपथ विश्लेषण की नोडल विधि किस पर निर्भर है। यहां पर आपसे पूछा गया है नोडल एनालिसिस। चूंकि हम सर्किट में जब भी बेसिक सर्किट की हम बात करते हैं तो वहां पर हम दो टाइप के एनालिसिस पढ़ते हैं, एक तो नोडल एनालिसिस और एक होता है हमारा मेश एनालिसिस। नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस जो है वो कैसे फाइंड होता है। सबसे पहले जो हमारा वर्क होता है वो क्या होता है कि हम क्या देखते हैं, नोड देखते हैं। क्या देखते हैं हम, प्रिंसिपल नोड।
दो नोड होते हैं आपके, एक तो प्रिंसिपल नोड और एक सुपर नोड। तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी प्रिंसिपल नोड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमारा क्या होता है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल नोड। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जब हमने आइडेंटिफाई कर ली प्रिंसिपल नोड, उसके बाद हम इसमें क्या लगाते हैं, केसीएल। क्या अप्लाई करते हैं हम, अप्लाई केसीएल, और फिर करते हैं अप्लाई ओम्स लॉ। मतलब क्या है कि जो नोडल एनालिसिस होती है, नोडल जो एनालिसिस है वो किस किस के इक्वल है हमारी, केसीएल प्लस ओम्स लॉ। ठीक है, अब बात आती है कि ये एक क्वेश्चन आपसे यहां क्या पूछ लिया जाता है कि जो मेरा नोडल मेथड है, या हम मैश एनालिसिस की बात करें तो नोडल जो एनालिसिस है वो प्लेनर और नॉन प्लेनर दोनों के लिए एप्लीकेबल है, या प्लेनर के लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल होगा। तो जो नोडल एनालिसिस है वो हमारा प्लेनर सर्किट और नॉन प्लेनर, प्लेनर और नॉन प्लेनर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब बात आती है कि सर प्लेनर क्या होता है और नॉन प्लेनर क्या होता है। तो प्लेनर की अगर हम बात करें, तो अगर क्रॉसिंग हमें ज्यादा मिल जाती है तो वो हो जाता है, ये हमारा क्या है, प्लेनर सर्किट, और ये है हमारा नॉन प्लेनर। तो ये होते हैं आपके प्लेनर और ये होते हैं आपके नॉन प्लेनर। तो प्लेनर और नॉन प्लेनर के लिए तो हमारा नोडल एनालिसिस एप्लीकेबल होता है। तो नोडल जो एनालिसिस है बेसिकली होता क्या है, केसीएल प्लस ओम्स लॉ, केसीएल प्लस ओम्स लॉ। अब हम बात करें कि अगर ओम्स लॉ की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो जो ओम्स लॉ है वो लीनियर सर्किट के लिए एप्लीकेबल है या नॉन लीनियर के लिए। तो हमारा जो ओम्स लॉ है वो कौन से सर्किट के लिए एप्लीकेबल है, लीनियर सर्किट के लिए। अब बात करते हैं हम किसकी, मैश एनालिसिस की। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नोडल एनालिसिस, और नेक्स्ट है हमारा क्या, मैश एनालिसिस।
तो मैश एनालिसिस में हम क्या करते हैं, लूप इक्वेशन बनाते हैं। तो हमारा जो मैश एनालिसिस है वो केवीएल प्लस ओम्स लॉ के इक्वल होता है। और मैश एनालिसिस जो है यह केवल प्लेनर सर्किट के लिए लागू होता है। तो आपको पता चल गया कि जो मैश एनालिसिस है वो ओनली हमारे प्लेनर सर्किट के लिए लागू होता है, और हमारा जो नोडल एनालिसिस है वो प्लेनर और नॉन प्लेनर दोनों सर्किट के लिए एप्लीकेबल मतलब लागू है। तो यहां से हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो नोडल एनालिसिस है वो किस एनालिसिस पे बेस है। तो नोडल जो एनालिसिस है वो हमारा किस पे बेस हो गया, केसीएल और ओम्स लॉ पर। अगर हम बात करें इसकी केवीएल और ओम्स लॉ की, तो ये इस पे कौन बेस है हमारा, मैश एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस बेस है हमारा, मैश एनालिसिस। ये हमारा होगा नहीं और ये होगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि हमारे पास N1 और N2 की वैल्यू दी हुई है, और उन दोनों के बीच दो कॉइल हैं जिनकी हमें N1 और N2 की वैल्यू दी हुई है, उनके बीच म्यूचुअल जो इंडक्टेंस है वो क्या है, 2 हेनरी। क्या है, हमें दो कॉइल दी हुई है, दोनों कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हमें दिए हुए हैं, एक का 100 एक का 1000। हमें म्यूचुअल जो इंडक्टेंस है उन दोनों कॉइल के बीच का वो हमें दिया हुआ है कितना, 2 हेनरी। अब हमें क्या निकालना है, रिलक्टेंस निकालना है हमें, द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। उस मैग्नेटिक सर्किट का हमें रिलक्टेंस निकालना है यदि हमें फ्लक्स दिया हुआ है कितना, 2 वेबर। क्वेश्चन क्या है, माना N1 इज इक्वल, N1 की वैल्यू 100 है, N2 की वैल्यू 1000 है, और दो कुंडलियों के बीच के अन्योन प्रेरकत्व क्या है, 2 हेनरी। क्या है, 2 हेनरी। तो चुंबकीय परिपथ का प्रतिष्ठम होगा यदि 512 इज इक्वल टू 2 वेबर है। यह आपका क्वेश्चन है, मतलब आपसे वैल्यू क्या पूछी गई है, रिलक्टेंस की। ये वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो हमें पता है रिलक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, MMF अपॉन 5। चूंकि 5 कौन सा है हमें, 1 2। MMF क्या होता है यहां पर, NI अपॉन 5 1 2। अब अगर हम देखें तो हमारे पास N की वैल्यू है गिवन है, दो N1 है हमारे पास गिवन, एक तो 1 और एक 2, दोनों कॉइल के हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस है, रिलक्टेंस हमें निकालना है, 512 हमें दिया हुआ है। तो हमें I फाइंड नहीं है यहां पर I हमें पता नहीं है, तो I कैसे निकालें हम। इसलिए आपको यहां पर दोनों जो टर्न्स हैं उनकी वैल्यू दी हुई है। तो I के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है कि हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू क्या होता है, N∅ अपॉन I। N∅ अपॉन I। इसका मतलब क्या है कि आपका करंट एक के कारण, जो फर्स्ट कॉइल में जो करंट फ्लो रही है उसके कारण दूसरी कॉइल में जो आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया और उसके टर्न। तो ये हो गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो यहां से अगर हम बात करें किसकी, I1 की, तो I1 इज इक्वल टू हमारे पास N2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1000। N2 कितना है, 1000 N2 512 हमें कितना दिया हुआ है, 2 वेबर डिवाइड बाई, और M की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 2 हेनरी। M की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 2 हेनरी, अन्योन प्रेरकत्व 2 हेनरी। तो यहां से I1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1000 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू आ चुकी है। I1 की वैल्यू हम कहां रख देंगे, यहां पर। तो यहां से हमारा रिलक्टेंस क्या आ जाएगा,
N1 सॉरी N1 I1 अपॉन 512। तो यहां से N1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? N1 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? N1 की वैल्यू हमें दी हुई है 100 इंटू I1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1000 डिवाइड बाई 512 है हमारे पास 2। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? एम्पियर टर्न अपॉन वेबर, एम्पियर टर्न अपॉन वेबर। तो यहां से अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर 4। तो 5 इंटू 10 की पावर 4 एम्पियर टर्न डिवाइड बाई वेबर। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा? ए। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए कि M इज इक्वल टू क्या होता है? N फाई अपॉन आई। अब आप देख सकते हो कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है हमें कौन सी करंट निकालनी है? I1। ठीक है, तो I1 के कारण जो फ्लक्स आएगा उसके कारण क्या आएगी? म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू N2 512 अपॉन I1। द कॉइल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हमसे क्या पूछा गया है कि कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आप सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है कि जो कुंडली होती है हमारी वो किस सिद्धांत पे काम करती हैं? नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं हमारा, डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ ये होगा नहीं। अब बात करते हैं अपन म्यूचुअल की और सेल्फ की। ठीक है, तो हमारी कॉइल जो है, जब हम कॉइल में करंट देते हैं तो उस करंट में एक फ्लक्स जनरेट होता है, नहीं होता? एमएमएफ जनरेट होता है, नहीं होता? तो वो क्या कहलाता है? आपका सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब आपकी जो कॉइल है वो किस पे वर्क करती है? सेल्फ इंडक्टेंस पे। तो कॉइल जो है आपकी वो वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, बात समझ में आई? कॉइल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल तो कब होगा? जब हमारी दो कॉइल होती हैं। ठीक है, तो जब दो कॉइल होती हैं तो एक कॉइल के कारण दूसरी कॉइल में क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट फ्लो होती है, उसके कारण दूसरी में क्या आता है? फ्लक्स आता है। तो वो कहलाता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। मेनली जो है सेल्फ इंडक्टेंस के कारण ही हमारी कॉइल क्या करती है? वर्क करती है। टू कपल्ड कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज have an equivalent inductance of 16 megahenry and 8 millihenry depending on the connection. The mutual inductance between the coil is, क्या बोल रहा है हिंदी में? दो युग्मित कुंडलियां जो श्रेणी में जुड़ी हैं, संयोजन के आधार पर, यहां पर आप इस पे फोकस करना, संयोजन के आधार पर। पूरा जो क्वेश्चन है वो इस लाइन पे है, संयोजन, या यहां पर अगर हम बात करें तो किस पे है? डिपेंडिंग ऑन कनेक्शन। ये तो आपको पता है कि आपसे स्टार्टिंग में बोल दिया कि जो आपकी कॉइल है वो सीरीज में तो कनेक्ट है, यहां पर किसमें? श्रेणी में। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपकी दो कॉइल हैं और उन दोनों कॉइलों को हमने किसमें कनेक्ट किया हुआ है? सीरीज में। किसमें कनेक्ट किया हुआ है? सीरीज में। या हम बोल सकते हैं संयोजन, श्रेणी में संयोजन है, और उनका जो कनेक्शन है वो डिपेंड करता है किस पर? उनके कनेक्शन पर, मतलब डिपेंडिंग ऑन कनेक्शन। और हमें निकालना क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब ये मेरी दो कॉइल हो गई, ये दो कॉइल हो चुकी है मेरी, एक का इंडक्टेंस L1 और दूसरी का इंडक्टेंस L2, सीरीज में कनेक्ट है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि उनका जो कनेक्शन है वो डिपेंड करता है उनके, ये जो कनेक्शन है वो डिपेंड करता है उनके कनेक्शन पर। मतलब कि मैं एक तो इस तरह से कनेक्शन कर सकता हूं इनका, और एक मेरा कनेक्शन किस तरह से हो सकता है?
एक कनेक्शन मेरा किस तरह से हो सकता है, एक ये और एक ये। ये हो गया M। तो अगर मैं इस कॉइल की बात करूं तो इस कॉइल के कनेक्शन के अनुसार मेरा L इक्विवेलेंट क्या आएगा, सॉरी यहां पर मेरे L1 एंड L2 हैं। तो इस कॉइल के कारण अगर मैं यहां पर कोई करंट फ्लो कराता हूं I, तो अगर करंट की मैं बात करूं तो करंट मेरी कहां पे एंटर हो रही है, जहां पर ये डॉटेड है, और यहां पर भी इस कॉइल में भी मेरी करंट कहां पर एंटर हो रही है, जहां ये डॉट है। मतलब अगर ये दोनों डॉट सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन का मतलब है कि करंट यहां पर भी एंटर कर रही है और करंट यहां पर भी एंटर कर रही है। मतलब L इक्विवेलेंट जो होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस 2M। अब बात करते हैं कि यहां पर अगर मैं करंट लेता हूं तो करंट की डायरेक्शन, करंट यहां पर भी एंटर कर रही है, सब मेरा डॉट इधर है। लेकिन इस केस में इस कॉइल में मेरी करंट तो यहां एंटर कर रही है, लेकिन मेरा जो डॉट है वो कहां पर है, आउटगोइंग पर। मतलब इसके लिए जो L इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 माइनस 2M। चूंकि दोनों का संयोजन क्या है, श्रेणी क्रम। लेकिन आपसे बोला गया था कि जो L इक्विवेलेंट आ रहा है मेरी कॉइल का, उनका डिपेंड है किस पे, इनके कनेक्शन पर। आपसे यही बोला गया है कि जो L इक्विवेलेंट की वैल्यू है ये डिपेंड करती है कॉइल के कनेक्शन पर। तो मैंने कॉइल का कनेक्शन एक बार कैसे कर दिया, सीरीज, और एक बार अपोजिशन में। तो जब मेरी डॉटेड अलग अलग डायरेक्शन में है, यहां करंट के एंटरिंग साइड है, यहां करंट के आउटगोइंग साइड है, तो यहां पर आ गया माइनस, और यहां करंट के एंटरिंग साइड पर डॉट है और इसमें भी करंट के एंटरिंग साइड पे डॉट है, तो यहां पर आ गया मेरा प्लस। अब बात करते हैं कि हमें L इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 16 एंड 18। कितनी दी हुई है, 16 एंड 18। अगर मैं 16 की बात करूं, 16 ज्यादा है, मतलब इस केस में मेरी 100% क्या होगी, 16, क्योंकि यहां पर क्या है, प्लस। इस केस में 100% मेरी क्या होगी, 8, क्योंकि यहां पर क्या है, माइनस। तो L इक्विवेलेंट एक का आ गया 16, एक का आ गया 8, और हमसे पूछा है M की वैल्यू। तो M की वैल्यू अगर हमें पूछी है तो हमने मान लिया ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन हमारी हो गई 2। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 माइनस 18 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M माइनस L1 माइनस L2 प्लस 2M। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। तो यहां से हमारा क्या आ गया, 8, और यहां से क्या आ गया हमारा 4M। तो यहां से M की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। तो यहां से हमें M की वैल्यू क्या मिल गई, 2। तो यहां से ये आ गया हमारा 2 मिली हेनरी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। Two coupled coil with L1 and L2 and a coupling coefficient K, the turn ratio N1 and N2। हमसे क्या पूछा गया है कि दो युग्मिक कुंडली हैं हमारे पास, जिनके L1 और L2 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 0.6, और इनका युग्मन गुणांक 0.8 है। तो वर्तन अनुपात N1 और N2 का अनुपात क्या होगा। तो पहले हमें L और N में क्या देखना पड़ेगा, रिलेशन, तभी हम निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें L1 और L2 की वैल्यू दी हुई है, तभी हम N1 और N2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है N फाई इज इक्वल टू क्या होता है, L I। तो यहां से L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N फाई अपॉन I, और चूंकि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Ni अपॉन
रिलक्टेंस होता है नहीं होता। तो फाई की वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करता हूँ तो एल क्या हो जाएगा, एन डॉट आई अपॉन रिलक्टेंस इंटू आई। तो आई से आई क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहाँ से एल क्या हो गया, एन स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एन स्क्वायर के। तो यहाँ से L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं L1 और L2 की वैल्यू क्या लूँ, 0.6 डिवाइड बाई N1 अपॉन N2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या रेशो निकल के आएगा, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो इस तरह से हमने हमारा जो आंसर है वो क्या निकाल लिया, 1। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को एनकाउंटर कर सकते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, क्या बोल रहा है आपसे कि जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं है। इन चारों में से अगर हम किसी की कैलकुलेशन करें तो किसके लिए वो कैलकुलेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हम बात करें वोल्टेज कैलकुलेशन होती है, बाइलेटरल एलिमेंट के लिए होती है, पैसिव एलिमेंट के लिए होती है, ओनली जो आपका पावर कैलकुलेशन है उसके लिए नहीं होती। क्यों, पावर कैलकुलेशन P क्या होती है आपकी, आई स्क्वायर आर, और ये क्या हो गया आपका नॉन लीनियर। और हमें पता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम is not applicable for non-linear। मतलब क्या है कि जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो नॉन लीनियर के लिए लागू नहीं होती है। क्या है कि सुपरपोजिशन प्रमेय नॉन लीनियर के लिए लागू नहीं होती है। तो यहां पर हमने क्या बोल दिया, पावर कैलकुलेशन, क्योंकि ये क्या है, एक नॉन लीनियर एलिमेंट। तो इसलिए हमने बोल दिया कि जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो कभी भी नॉन लीनियर के लिए लागू नहीं होती है। इन द नेटवर्क शोन इन फिगर द मेजरमेंट ऑब्टेन आर गिवन इन टेबल बिलो। चित्र में दर्शाए गए नेटवर्क में प्राप्त मापन नीचे सारणी में दिए गए हैं। हमें निकालना है क्या, करंट जब V1 की वैल्यू 10 वोल्ट है और V2 की वैल्यू क्या है, 5 वोल्ट। हिंदी में क्या है कि जब V1 और V2 की वैल्यू हमें दी हुई है तो धारा क्या होगी। ये हमें सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में हमें ये धारा दी हुई है I। तो हमें ये फाइंड करना है कि ये जो धारा I है इसका मान क्या होगा जब हमें V1 और V2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। तो चूंकि हमें जो धारा है वो दोनों के कारण आ रही है हमारी धारा, तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू K1 V1 प्लस K2 V2। अब यहां से अगर हम बात करें कि जब I की वैल्यू हमारे पास केस फर्स्ट में I की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 1 एम्पियर, और V1 की वैल्यू दी हुई है हमें 4 वोल्ट, और V2 की वैल्यू हमें दी हुई है 0 वोल्ट।
तो ये वैल्यूज अब हम इसमें रखते हैं तो I1 हो गया 1 एम्पियर, K1 और V1 हो गया हमारा 4 वोल्ट प्लस K2 इंटू 0। तो यहाँ से हमारी K1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड में हमें I की वैल्यू क्या दी हुई है -1 एम्पियर। I इज इक्वल टू -1 एम्पियर। V1 की वैल्यू है 0 वोल्ट और V2 की वैल्यू है 5 वोल्ट। तो इस इक्वेशन में जब हम ये मान पुट करते हैं तो -1 एम्पियर इज इक्वल टू V1 क्या हो गया अब मेरा 0 इंटू K1 प्लस V2 हमारा क्या हो गया 5 इंटू K2। तो यहां से हमारा जो K2 निकल के आता है वो क्या आएगा -1/5। हमें फाइंड क्या करना है I1। तो I1 जब हमें फाइंड करना है तो हमें इक्वेशन की क्या होगी, इसकी रिक्वायरमेंट होगी। अब तो इसको मैं लिख देता हूं 1। तो इक्वेशन या समीकरण 1 से, समीकरण 1 से I इज इक्वल टू हमारे पास क्या है K1 V1 प्लस K2 V2। तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं I इज इक्वल टू K1 की वैल्यू हमारी क्या है 1/4 और हमें V1 कितना दे रखा है, V1 दे रखा है 10 वोल्ट और V2 दे रखा है 5 वोल्ट। तो V1 हो गया 10 वोल्ट प्लस K2 हमारा क्या है -1/5 और V2 कितना है 5 वोल्ट। तो यहां से I क्या आ जाएगा 10/4 -1 आएगा, नहीं आएगा। तो यहां से अगर मैं I फाइंड करना चाहूं तो 6/4 आएगा 3/2। 3/2 तो ये कितना आ जाएगा 1.5 एम्पियर। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा 1.5 एम्पियर। आपका आंसर क्या आ जाएगा V, क्या आ जाएगा 1.5 एम्पियर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं एनकाउंटर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। The forearm of a bridge have the following resistance RAV, RVC, RCD and RDA। हमें रेजिस्टेंस दिए हुए हैं सारे। Galvanometer with a 20 ohm resistance is connected across BD. A source of 10 volt is connected across AC. Find the current through the galvanometer using Thevenin theorem। हमें क्या दिया हुआ है, सेतु की 4 भुजाएं हैं जिनके प्रतिरोध निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। AB जो नोड है उसके बीच का रेजिस्टेंस है 100, BC जो है उसके बीच का रेजिस्टेंस है 10, CD के बीच का रेजिस्टेंस है 4 और AD के बीच का रेजिस्टेंस है 50 ओम। क्या है 50 ओम। एक गैल्वेनोमीटर है जो कि 20 ओम प्रतिरोध के साथ, हमें गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है जो कि 20 ओम प्रतिरोध के साथ बीडी के पार्श्व में जुड़ा है और एक हमें 10 वोल्ट का क्या दिया हुआ है सोर्स जो कि एसी के पार्श्व में जुड़ा है। तो थेवेनिन प्रमेय का प्रयोग करके गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाली धारा ज्ञात कीजिए। बात समझ में आई। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि सेतु क्या होता है। तो सेतु के लिए, सेतु क्या होता है जिसके 4 आर्म होते हैं। चार आर्म हो गए। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया वी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो बीसी है इस पे हमारा गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है एक रेजिस्टेंस के साथ और इस एसी के अक्रॉस हमने क्या जोड़ा हुआ है एक बैटरी जो कि 10 वोल्ट है।
अब इन रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम देखें क्या क्या है, तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो AB के बीच का रेजिस्टेंस क्या है? AB के बीच का रेजिस्टेंस है 100 ओम। BC के बीच का रेजिस्टेंस है कितना? 10 ओम। CD के बीच का रेजिस्टेंस है 4 ओम और AD के बीच का रेजिस्टेंस है 50 ओम। और ये जो रेजिस्टेंस है वो है 20 ओम। इस तरह से हमें डायग्राम दिया गया है। अब हमें थेवेनिन प्रमेय का प्रयोग करके क्या निकालना है? हमें थेवेनिन का प्रयोग करके धारा निकालनी है। इसमें से गुजरने वाली जो धारा है वो क्या होगी? ठीक है, क्या निकालनी है? हमें धारा निकालनी है। इसमें से फ्लो होने वाली धारा क्या होगी? देख लो आप, क्वेश्चन क्या 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 कह रहा है आपसे, फाइंड द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। इसमें से गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होने वाली धारा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? VTH फाइंड करना पड़ेगा, VTH। ठीक है, थेवेनिन का क्या होता है? थेवेनिन का एक इक्विवेलेंट सर्किट होता है, VTH, RTH, और जिस लोड में फ्लो होने वाली करंट है उसका रेजिस्टेंस। ये मेरा एक इक्विवेलेंट सर्किट होता है थेवेनिन थ्योरम का। तो यहां पर हमें VTH निकालना पड़ेगा। तो VTH के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये ओपन करना चाहिए। तो अगर हम V और D के बीच को हम क्या कर दें? ओपन, क्योंकि ये बैलेंस है क्या सर्किट? बैलेंस नहीं है। क्यों? 4 × 100 क्या हो गया? 400 और 10 × 50 क्या हो गया? 500। तो हम ये तो बोल ही नहीं सकते कि गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट 0 होगी। ये कब बोल सकते थे हम? कि अगर ये और ये इन दोनों की वैल्यू क्या होती? इक्वल। इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के बराबर होता तो हम ये बोल सकते थे कि गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट क्या हो जाएगी? 0। लेकिन हमें यहां पर पूरी तरह से ये पता चल रहा है कि ये इक्वल नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास बस एक ही कॉन्सेप्ट बचा है कि हम इसको क्या करें? ओपन। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो हमें क्या फाइंड होगा? VTH। फिर हम क्या निकालेंगे? RTH। और फिर हम निकालेंगे कि किसमें से फ्लो होने वाली करंट हमें फाइंड करनी है, उसका रेजिस्टेंस, और I = VTH/RL + R। और R किसका? गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो चलो हम फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एक VTH। तो VTH फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया? इसको ओपन। ये हो गया हमारा VTH, ये हो गया A, ये हो गया V, और ये हो गया हमारा इसको मान लेते हैं हम A, V, C और D। और इसको मैंने किससे कनेक्ट किया? एक, चूंकि हमें क्या निकालना है? VTH। ये हो गई 10 वोल्ट। और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें देख लेते हैं, हमें क्या क्या दी हुई है? 100, 50 ओम, 10 और 4 ओम। तो मैंने आपको बताया था मेजरमेंट में कि VTH जब भी हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे? VAD माइनस VAB। VAD माइनस VAB, कुछ भी कर दो आप।
अब यहां से अगर हम VAD की बात करें तो VAD जो है वो क्या आएगा, टोटल वोल्टेज कितना है 10, और किसके अक्रॉस निकाल रहा हूं मैं 50 के अक्रॉस, डिवाइड बाई इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है माइनस V की बात करें तो टोटल वोल्टेज कितना है और किसके अक्रॉस निकालना है मुझे, और टोटल जो रेजिस्टेंस है 100 प्लस कितना हो जाएगा 10। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो हमारे पास क्या आएगा 500 डिवाइड बाई 54, देन ये क्या आ गया हमारे पास 9.25925 माइनस, अगर मैं 1000 डिवाइड बाई 110 माइनस डिवाइड करता हूं तो 9.0909, ठीक है 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो यहां से मैं क्या लेता हूं ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको 9.2592 माइनस करता हूं 9.0909, तो वैल्यू आती है आपकी 0.168। ये आ गई आपकी VTH की वैल्यू। तो VTH की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है 0.168। अब हमें क्या निकालना है RTH। तो RTH जब हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्ट। तो ये तो हो गया हमारा VTH। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस RTH की। ये है हमारा कितना 100 और 50, और ये है हमारा 10 और 4, और हमें क्या निकालना है अब RTH। तो RTH अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, RTH के लिए ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे पैरेलल। तो RTH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 डिवाइड बाई 110 प्लस 50 इंटू 4 डिवाइड बाई 54। तो यहां से RTH क्या आ जाएगा आपका 1000 डिवाइड बाई 110, तो ये वहीं आ गया 9.0909 प्लस, और ये आ जाएगा आपका डिवाइड बाई 54, ये आ गया, ये आ जाएगा आपका 3.7037। ठीक है, तो यहां से अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 9.0909 प्लस 3.7037, तो ये आ जाता है हमारा RTH 12.7946 ओम। अब हम बात करते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट की। तो थेवेनिन जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो क्या कहता है कि एक तो होता है आपके इक्विवेलेंट सर्किट में क्या VTH, एक होता है आपका उसके सीरीज के साथ RTH, और जिस भी लोड रेजिस्टेंस में आपको क्या निकालना है करंट, और वो हो गया आपका RL, और ये हो गया आपका I। तो यहां से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VTH अपॉन RL प्लस
RTH। अब चूंकि RL जो है वो इक्वल टू क्या है, RG, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, इसको RG, तो I इज इक्वल टू VTH कितना आया था हमारा, VTH आया था हमारा 0.168 डिवाइड बाई RG कितना है हमारे पास, RG है हमारे पास 20 ओम, RG है हमारे पास 20 ओम, प्लस ये कितना है हमारे पास 12.79, इसको 8 भी कर सकते हो आप, 12.8। तो यहां से अगर 20 प्लस 12.79 ये आ गया 32.79, तो 1.68 पर डिवाइड बाई 32.79, तो ये आ जाएगा 5.12। तो आपकी जो करंट है वो कितनी आ जाएगी, 5.12 मिली एम्पियर, ये आ गया आपका मिली एम्पियर। तो यहां से आपकी जो करंट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5.12 मिली एम्पियर। तो इस तरह से हमने हमारे क्वेश्चन को क्या किया, सिंपलीफाई, ठीक है। तो कैसे भी हो आप हमेशा तैयार रहिए, किस तरह से भी आपसे पूछ लिया जाए तो, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर क्या आ गया, 5.12 मिली एम्पियर। तो मैंने किस तरह से इसको सॉल्व किया, मैंने VTS निकाला, फिर देन मैंने क्या निकाला, RTS फाइंड किया, देन मैंने RTS फाइंड करके मैंने क्या किया, उस लोड में फ्लो होने वाली करंट निकाली, और I इज इक्वल टू क्या किया, VTH अपॉन RL प्लस RTH, और RL चूंकि क्या है RG, तो यहां से आपका I क्या आ गया, VTH अपॉन RG प्लस 12.79, और यहां से आपकी करंट क्या आ गई, 5.12 मिली एम्पियर। In parallel RLC circuit, the Q factor is given by, हमसे क्या पूछा गया है, पैरेलल। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, पैरेलल RLC सर्किट। तो पैरेलल RLC सर्किट की अगर हम बात करें तो पैरेलल RLC सर्किट में हमारा जो क्वालिटी फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारा, IL अपॉन IR, या फिर हम और क्या बोल सकते हैं, IC अपॉन IR। तो यहां से अगर हम क्वालिटी फैक्टर फाइंड करें तो IL बराबर क्या हो जाएगा, VL अपॉन XL और VR अपॉन R। तो यहां से क्वालिटी फैक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, V और V से कैंसिल आउट, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल में आपके वोल्टेज क्या होते हैं, सेम। पैरेलल सर्किट में आपके वोल्टेज क्या होंगे, सेम। तो यहां से R अपॉन XL होगा, नहीं होगा। और इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो R अपॉन ओमेगा एन एल, और ओमेगा नॉट जो है हमारा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन रूट LC। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं किसमें, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू रूट LC, इसको मैंने इसमें रखा। तो यहाँ से हमारा क्वालिटी फैक्टर क्या फाइंड होगा, R 1 अपॉन ये क्या है, 1 अपॉन रूट LC इंटू RYL। तो यहाँ से अगर क्वालिटी फैक्टर फाइंड करें तो हम क्या करेंगे, ये क्या है 1 अपॉन रूट LC, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा मेरा C रूट LC, तो यहाँ से R रूट क्या हो जाएगा CYL। तो यहाँ से जो क्वालिटी फैक्टर है आपका वो क्या फाइंड होगा, R रूट CYL। तो यहाँ से आपका जो क्वालिटी फैक्टर है क्या हो गया, यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा रूट LCRYL। तो यहाँ से L से L कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा R रूट CYL। तो हो सकता है यहाँ पर आपकी टाइपिंग मिस्टेक हो, तो इसमें ये जो R है ये यहाँ ना होकर क्या होगा, यहाँ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, D। Q इज इक्वल टू R रूट CYL।
ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं किसका, क्वालिटी फैक्टर पैरेलल का। यहीं पे अगर हम बात करते किसकी, सीरीज की, तो सीरीज के लिए क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, सीरीज की, ये तो हमारी क्या बात हुई, पैरेलल की। तो क्वालिटी फैक्टर सीरीज के लिए क्या होता है हमारा, VL अपॉन VR, और हम क्या बोल सकते हैं, VC अपॉन VR, और VL जो है वो क्या हो जाएगा, IL इंटू XL और IR इंटू R। तो यहाँ से XL क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट L डिवाइड बाई R, और वहीं ओमेगा नॉट की वैल्यू में क्या रख दूंगा, 1 अपॉन रूट LC इंटू L बाई R। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बाई R रूट L बाई C। ये हो गया आपका क्वालिटी फैक्टर किसके लिए, सीरीज के लिए। ये हो गया आपका सीरीज के लिए, और वो हो गया आपका किसका, पैरेलल के लिए। ये हो गया आपका पैरेलल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन RLC सीरीज सर्किट इन रेजोनेंस, हमसे क्या बोला गया है कि एक RLC सीरीज सर्किट है और वो किस कंडीशन में है, रेजोनेंस की कंडीशन में। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हमसे क्या पूछा गया है कि ये जो 4 स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। श्रेणी RLC अनुनाद के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्स्ट की कि द करंट इज मैक्सिमम, तो आपको पता होगा कि जब मैं सीरीज रेजोनेंस की बात करता हूं तो हमारा जो करंट है वो मैक्सिमम होता है, नहीं होता। जब आप I और F के बीच में ग्राफ बनाते हो, रेजोनेंट कर्व बनाते हो, तो आपको करंट मैक्सिमम मिलता है, नहीं मिलता। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा इस केस में करंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये कथन सही है या गलत, तो ये कथन सही है, लेकिन ऑप्शन में आपसे, क्वेश्चन में आपसे कौन क्या पूछा है, कथन सही नहीं है। चूंकि ये कथन मेरा सही है इसलिए ये क्या हो गया, गलत। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, द वोल्टेज फेजर अक्रॉस द कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस आर अनइक्वल। अब इसकी बात करते हैं हम। तो आपको अगर पढ़ के तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो ऑप्शन है वो सही होना चाहिए, क्योंकि यहां पर अनइक्वल की जगह क्या आना चाहिए था, इक्वल। लेकिन ये ऑप्शन गलत है और ये कथन सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत है। कथन बिल्कुल सही है। कैसे, इसने आपसे पूछा है वोल्टेज फेजर। चलो अभी हम इस पे बाद में आएंगे, पहले ये देख लेते हैं। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, बिल्कुल होगा। कैसे, Vs इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। और हमें पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, इक्वल। जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो VL इज इक्वल टू हम VC करते हैं तो हमारे पास Vs इज इक्वल टू क्या आता है, VR। तो वो मैक्सिमम वोल्टेज जो ड्रॉप हमें मिला वो किस पे मिला, रेजिस्टेंस पर। तो चूंकि ये कथन भी क्या है, सही है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, एलिमिनेट। अब बात करते हैं इन दोनों ऑप्शन की। इन दोनों ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपसे बोला है वोल्टेज फेजर और यहां पर आपसे बोला है वोल्टेज ड्रॉप। बात समझना, यहां पर आपसे बोला है वोल्टेज फेजर और यहां आपसे बोला है वोल्टेज ड्रॉप। क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, ऑप्शन, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड। बिल्कुल अनइक्वल होता है क्या कोई, हम क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ BL इज इक्वल टू मॉड ऑफ BC एट रेजोनेंस कंडीशन पे। तो ये तो बिल्कुल सरासर जो है हमारे साथ क्या है, नाइंसाफी है। तो ये जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, क्योंकि ये कथन क्या है, गलत है। क्या, ये कथन गलत है। यहां अनइक्वल की जगह क्या आना चाहिए था, इक्वल।
तब हम बोल सकते हैं कि ये भी कथन हमारा सही है, लेकिन ऑप्शन में हमसे क्या पूछा है, सही नहीं है, तो फिर मेरे सारे ही ऑप्शन गलत हो जाते। लेकिन यहां पर उसने क्या बोला, अनइक्वल, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसकी वोल्टेज फेजर। वोल्टेज फेजर अगर इसने बोला है, तो यहां पर अगर हम बात करें, जब भी हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो क्या हमारी डायरेक्शन इक्वल होती है क्या? क्योंकि यहां उसने बोला है वोल्टेज फेजर, वीसी की डायरेक्शन हम अपवर्ड लेते हैं और वीएल की डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, डाउनवर्ड। तो वोल्टेज जो फेजर है, क्या कभी आपको इक्वल मिलता है? नहीं मिलता। इसलिए ये ऑप्शन सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन क्या आएगा, गलत। क्योंकि आपको पता है कि आपका फेजर डायग्राम आपको डायरेक्शन के बारे में भी बताता है, और यहां पर आपसे बोला है कि वोल्टेज फेजर। तो जब भी आपसे वोल्टेज फेजर की बोला है, तो इस कथन से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, बिल्कुल कथन सही है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला है कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इन ए सीरीज रेजोनेंस सर्किट द इंपीडेंस एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो हमें पता है कि जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो हमारे पास करंट क्या होती है, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू वी वाई आर। क्या होती है, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू वी वाई आर एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। अगर हम बात करते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की, तो हमारे पास क्या होता है कि जो आई है, आई आर एम एस, आई बराबर क्या हो जाता है, आई मैक्सिमम वाई रूट टू। होती है नहीं होती? ये हमारा ग्राफ होता है आई और एफ का। तो इस क्वेश्चन में इसमें क्या होता है हमारा, तो इस केस में तो हमारी क्या होती है, आई मैक्सिमम, और इस केस में हमारी एट हाफ की हम बात करें तो ये क्या हो जाती है, आई मैक्सिमम वाई रूट टू। होती है नहीं होती? तो वही है। ठीक है, तो यहां से अगर हम आई की बात करें तो आई मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी वाई रूट टू आर। ठीक है, तो यहां से अगर रूट टू आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और ये क्या हो जाएगा, जेड। तो यहां से जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टू आर। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, रूट टू आर। तो यहां से हमने क्या बता दिया कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पर आपकी जो प्रतिबाधा है वो क्या होती है, रूट टू आर। क्या होती है, रूट टू आर। इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, और ये हो गया आपका, और एक ये फ्रीक्वेंसी, और इस पर आपको क्या मिल जाती है, हाफ पावर पर आई मैक्सिमम बाई रूट टू। For a parallel RLC resonant circuit, the damp frequency, कौन सी फ्रीक्वेंसी, डैम्प फ्रीक्वेंसी। आपने पढ़ा होगा इसको कंट्रोल में, डैम्प फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और बैंडविड्थ दे रखी है। तो हमें पूछा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हिंदी में क्या बोला है कि समांतर आरएलसी अनुनाद परिपथ की आवृत्ति √28 रेडियन पर सेकंड है तथा बैंड चौड़ाई 2 रेडियन पर सेकंड है, तो अनुनादी आवृत्ति होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कंट्रोल में कि हमारा जो ओमेगा डी है वो क्या होता है, ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं ओमेगा डी इज इक्वल टू, या ओमेगा डी स्क्वायर कर देता हूं मैं, तो यहां से ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा एन जीटा का स्क्वायर, ये मिल जाएगा मुझे। अब मैंने क्या किया, हमें चाहिए क्या, ओमेगा डी हमें दे रखा है, ओमेगा एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब ये वैल्यू कहां से आए, क्योंकि हमें पता है कि जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है, 2 जीटा ओमेगा एन।
होती है नहीं होती? ये इक्वेशन होती है आपकी सेकंड ऑर्डर की, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हम सीरीज की बात करें तो एस स्क्वायर प्लस आर वाई एल एस प्लस 1 वाई एल सी इज इक्वल टू 0। ये तो सीरीज की बात हो गई। और अगर हम पैरेलल की बात करें तो एस स्क्वायर प्लस 1 वाई, ये क्या हो जाएगा 1 वाई आर सी एस प्लस 1 वाई एल सी इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी पैरेलल की। तो हमारी बैंडविड्थ यही होती है आर वाई एल। ठीक है, तो 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू आर वाई एल, और यही क्या हो गई हमारी बैंडविड्थ। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ओमेगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा जीटा एन जो है इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बैंडविड्थ वाई 2 का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा डी हमें दे रखा है कितना, ओमेगा डी हमें दे रखा है √8। तो √8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8, और ओमेगा एन स्क्वायर माइनस बैंडविड्थ हमें कितनी दी हुई है 2/2 का स्क्वायर। तो यहां से 2/2 क्या हो जाएगा 1, तो इधर जाएगा तो 8 प्लस 9 सॉरी क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 9 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा एन क्या हो जाएगा 3 रेडियन पर सेकेंड। तो यहां से क्या आ जाएगी 3। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा 3। तो आप ये वैल्यू याद रखो डायरेक्ट, ये इक्वेशन दोनों सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए। 4000 वाट के बल्ब हमें दिए हुए हैं और 200 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर में जुड़े हुए हैं। अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या दे रखा है, 4 1000 watt bulb are connected in parallel across 200 volt supply if one bulb get fuse। अगर एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है तो क्या ऑप्शन ए सही होगा? ऐसा हो सकता है क्या, अगर मैंने पैरेलल में चार बल्ब अगर लगा रखे हैं, पैरेलल में अगर मैंने 4 बल्ब को लगाया हुआ है तो क्या कभी ये पॉसिबल है? क्या ये कभी पॉसिबल है कि अगर एक बल्ब मेरा फ्यूज हो गया मतलब कि क्या होगा, जैसे ही फ्यूज होगा तो यहां से जैसे ही वो फ्यूज हुआ तो यहां से करंट जाना बंद हो जाएगी, लेकिन इनमें तो करंट अभी भी जा रही है। एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो क्या हुआ, इसमें से करंट क्या हो जाएगी 0, लेकिन अदर जो मेरे बल्ब हैं उनमें से तो अभी भी करंट उतनी ही फ्लो हो रही है। मतलब कि मेरे कोई बल्ब लाइट नहीं होंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। ऑल द 4 बल्ब विल बी लाइट, ये भी कोई गलत बात है। अगर एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो उसमें करंट जाएगी नहीं, फ्यूज बल्ब है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। रेस्ट ऑफ द 3 बल्ब विल बी लाइट, बिल्कुल। तो ये मेरा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी भी खत्म। तो ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा, राइट। ए फेजर रिप्रेजेंट, जो फेजर होता है आपको पता है, एक तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो फेजर होता है वो डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है और मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करता है। A single phase AC voltage source has 200 volt RMS and a system connected consume an active power of 300 watt. What is the reactive power consumed by the system if 2.5 ampere RMS current is drawn? क्या बोला है हमसे, एक एकल कला AC वोल्टेज स्रोत में 200 वोल्ट RMS और एक प्रणाली से जुड़कर यह 300 वाट की सक्रिय शक्ति का उपभोग करता है। 2.5 एम्पियर RMS धारा लेने पर प्रणाली द्वारा खपत की जाने वाली प्रतिक्रिया शक्ति। अब हमें पता है कि अगर यहाँ पर खपत की बात पूछी है तो वो कौन सी शक्ति होगी, रिएक्टिव। और चूंकि ऑप्शन में हमें कौन सी दे रखा है, VAR, मतलब ये कौन सी होगी हमारी रिएक्टिव पावर। तो हमें रिएक्टिव पावर फाइंड करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू VI साइन
फाई। ये रिएक्टिव पावर फाइंड हो गई हमारी। अब यहां पर हमें V दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, I दे रखा है, I दे रखा है, बट हमें साइन फाई नहीं दिया हुआ, मतलब यहां पर हमें साइन फाई की रिक्वायरमेंट है। तो अब हम दूसरे तरीके से करेंगे इसको सॉल्व। अगर हमारे पास साइन फाई नहीं है तो हमें पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई कॉस फाई, और हमें P सब की वैल्यू यहां पे दी हुई है। P हमें दिया हुआ है 300 वॉट, V हमें दिया हुआ है 200, करंट हमें दी हुई है 2.5 और कॉस फाई। तो यहां से अगर मैं फाइंड करता हूं 200 इंटू 2.5 तो 3/5, ये आ जाएगा कॉस फाई इज इक्वल टू 0.6। अगर कॉस फाई 0.6 है तो आप डायरेक्ट याद रखा करो साइन फाई इज इक्वल टू 0.8। कैसे? साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास क्या है, 0.6 इंटू 0.6, ये कितना हो गया, 1 माइनस आंसर करूंगा मैं, और इसका जब मैं रूट लेता हूं आंसर का तो क्या आता है 0.8। तो आप ये जो इक्वेशन है ये डायरेक्ट याद रखो, ये कई एग्जामों में आपके डायरेक्ट याद रखने वाली चीजें हैं, इससे आपकी कैलकुलेशन भी जल्दी होगी। तो यहां से अगर मैं साइन फाई की वैल्यू पुट करता हूं तो V हमारे पास है 200, I है हमारे पास 2.5 और हमारे पास ये आ गया 0.8। तो ये कितना हो गया हमारे पास 0.8 इंटू 2.5, और ये हो गया हमारे पास 400 VAR। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 400 VAR। After closing the switch S at t is equal to 0, the current IT at any instant t in the network shown in figure। आकृति में दर्शाए गए नेटवर्क में स्विच S को t बराबर 0 पर ऑन करने के बाद धारा IT किसी भी तात्क्षणिक t पर क्या होगी। हमें स्विच दिया हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके वो किससे रिलेटेड है, ट्रांजिएंट से। और चूंकि बच्चों को ट्रांजिएंट से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो ट्रांजिएंट को आसान बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, 3 कंडीशन निकालो। कैसे? एक तो आप निकालो t बराबर 0 माइनस। t बराबर 0 माइनस का मतलब है कि जो स्विच है मेरा, क्या जो स्विच है उसको क्लोज करने से पहले क्या कंडीशन थी। ठीक है, t बराबर 0 आप एक तरह से मान सकते हो क्या, स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो t बराबर 0 पर, और मैं मान रहा हूं क्या ये स्टेडी स्टेट कंडीशन है, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन पर आपका जो L है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। लेकिन मेरा स्विच क्या है, ओपन। तो मेरी जो करंट होगी I ऑफ 0 माइनस, इंडक्टर में से जाने वाली करंट वो क्या हो जाएगी, 0। अब बात करते हैं हम t बराबर 0 प्लस की। चूंकि आपके t बराबर 0 माइनस पे जो करंट आती है वहीं आपकी t बराबर 0 प्लस पर आएगी। देख लो आप, अब t बराबर 0 प्लस, जैसे ही मैंने स्विच क्लोज किया, जैसे आप सो रहे हो, तो जैसे ही आपका कोई फ्रेंड आता है आपके रूम पे, तो जैसे ही आपके वो तमाचा देता है तो आप क्या एक साथ उठते हो पहले। ठीक है, तो वहीं इसके साथ है कि जैसे ही आप स्विच को क्लोज करते हो तो क्या होगा, सर्किट में चेंजेज आएगा कुछ, क्योंकि आपको पता है इंडक्टर क्या करता है, अपोज करता है। तो क्या होगा, पहले इंडक्टर ओपन होगा, मतलब जैसे ही ओपन हुआ, लेकिन स्विच मेरा क्या है यहां पर क्लोज, लेकिन मेरा सर्किट ओवरऑल क्या हो गया, ओपन। क्यों, L के कारण। तो यहां पर भी आपकी करंट क्या हो जाएगी, 0। मतलब क्या हुआ यहां पर, IL 0 माइनस इज इक्वल टू IL 0 प्लस। अब हम बात करते हैं t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर। t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर मेरा L क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, और ये जो कंडीशन है क्या होगी मेरी, स्विच क्या हो गया, क्लोज। ये होगी स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन पर I मेरा क्या हो जाएगा, स्विच भी क्लोज है, इंडक्टर भी शॉर्ट है, तो क्या हो जाएगा 10 एम्पियर। तो IL इनफाइनाइट पर क्या आ गया मेरा, 10 एम्पियर, ये आ गया। तो अब अगर मैं I टोटल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, IL 0 प्लस माइनस IL ऑफ इनफाइनाइट
ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ प्लस आई एल इनफाइनाइट। तो यहां से आई एल 0 प्लस क्या हो गया 0 माइनस आई एल इनफाइनाइट क्या हो गया 10 ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ की अगर हम बात करें तो जो टाउ होता है आपका वो हमेशा कौन सी कंडीशन पर निकलता है, स्टडी स्टेट कंडीशन पर। तो स्टडी स्टेट कंडीशन पर आपका जो टाउ निकलेगा उसमें आप क्या करोगे कि आपके जो भी वोल्टेज सोर्स हैं वो तो शॉर्ट हो जाएंगे और जो करंट सोर्स है वो क्या हो जाएंगे ओपन। तो जैसे ही मेरा वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा स्विच क्या हो जाएगा क्लोज। तो यहां पर एक एल रहेगा और एक आर, और मुझे पता है टाउ क्या हो जाएगा यहां पर एल बाई आर, और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 0.01 डिवाइड बाई 1, तो यहां से आ जाएगा 0.01। तो यहां से क्या आ जाएगा 0.01 प्लस आई एल इनफाइनाइट क्या हो गया 10। तो यहां से आई इज इक्वल टू क्या हो गया 10 माइनस क्या हो जाएगा मेरा, ये हो गया 10 माइनस 10 ई की पावर क्या हो जाएगा यहां से ये हो गया मेरा i इज इक्वल टू ये हो गया -10 ई की पावर, ये मैं ऊपर ले जाता हूं -0.01 तो -100 t प्लस ये हो गया 10। तो इसको अगर मैं i इज इक्वल टू क्या हो गया 10 -10 ई की पावर -100 t। तो इसको अगर मैं कॉमन ले लेता हूं 10 को तो i टोटल क्या हो जाएगा 10 1 माइनस ई की पावर 100 t। तो ये आप देख सकते हो इंडक्टर के केस में, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 10 माइनस 10 ई की पावर 10 माइनस 10 ई की पावर -100 t, ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो। अगर हम बात करते वोल्टेज की तो वोल्टेज के लिए क्या आ जाता, टोटल वोल्टेज क्या आ जाता 1 माइनस हट जाता 10 इंटू ई की पावर माइनस जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इंडक्टर, ऐसी कैपेसिटर की बात करो तो कैपेसिटर में 1 माइनस हो जाता करंट के लिए और वोल्टेज के लिए क्या हो जाता 1 माइनस, ठीक है। द सर्किट गिवन बिलो इज इन स्टडी स्टेट, किसमें है ये स्टडी स्टेट में है, फॉर ए लॉन्ग टाइम विथ स्विच एस ओपन। द स्विच इज क्लोज एट t बराबर 0, द करंट थ्रो आर एट t बराबर 0 विल बी। नीचे दिए गए परिपथ स्विच एस ओपन के साथ लंबे समय के लिए स्टडी स्टेट है, तो स्विच t बराबर 0 पर ऑन है तो t बराबर 0 पर R से गुजरने वाली धारा होगी, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, करंट हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो करंट हमसे जो पूछी गई है तो यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले t बराबर 0 माइनस की या हम बात करते हैं 0 प्लस की, ठीक है। तो अगर हम बात करें t बराबर 0 माइनस की तो t बराबर 0 माइनस पे क्या होगा हमारे पास, इंडक्टर हमारा क्या हो जाएगा शॉर्ट, और ये हमारे क्या हो जाएंगे ओपन, और स्विच हमारा क्या रहेगा ओपन t बराबर 0 माइनस पे। तो t बराबर 0 माइनस पर ये हो गया हमारा 10 ओम, ये हमारा हो गया 2 ओम, और ये हो गया हमारा शॉर्ट, और ये हो गया हमारा ओपन, ये हो गया 3 फेराड और ये हो गया हमारा 6 फेराड। अब अगर हम बात करें कि ये हो गया 12 वोल्ट, बात समझ में आ रही है। तो अगर हम बात करें कि टोटल जो करंट होगी, क्या टोटल जो करंट होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 1 एम्पियर होगी, नहीं होगी, ठीक है। अगर हम वोल्टेज डिवीजन रूल की बात करें, बात समझना,
टोटल जो करंट होगी वो कितनी हो जाएगी 12/12, तो क्या हो जाएगी 1 एम्पियर। क्या हो जाएगी 1 एम्पियर, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा 2 वोल्ट होगा, नहीं होगा। तो टोटल जो करंट होगी IL 0 माइनस इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 12/12 1 एम्पियर। जैसे इसके अक्रॉस 1 एम्पियर हो गई, मतलब IL 0 माइनस हमारे पास क्या आ गया 1 एम्पियर। अब मुझे इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज फाइंड करना है, किसके अक्रॉस VC अक्रॉस 3 फैराड अगर मुझे वोल्टेज फाइंड करना है, तो हमारे पास टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस कितना है हमारे पास 2 वोल्ट, क्योंकि 1 एम्पियर इसमें से फ्लो होगी, तो 2 वोल्ट। और किसके अक्रॉस निकालना है 3 के अक्रॉस, तो 6y, 6 + 3 क्या हो जाएगा 9, तो यहां से क्या आ जाएगा 12y 9 वोल्ट। ऐसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस 6 फैराड के अक्रॉस मुझे निकालना है, टोटल वोल्टेज 2 × ये हो जाएगा 3 / 9, तो ये हो गया 6/9 वोल्ट। तो अब हम बात करते हैं t = 0 प्लस पर। हमसे पूछा गया है कि t = 0 पर R से गुजरने वाली धारा, स्विच t = 0 पर ऑन है, तो t = 0 पर हमसे, तो t = 0 या 0 प्लस, तो इसमें हमारा जो स्विच है वो क्या हो जाएगा क्लोज। स्विच अगर क्लोज हो गया तो L जो है वो क्या हो जाएगा ओपन, और कैपेसिटर जो है वो क्या हो जाएंगे शॉर्ट, होंगे नहीं होंगे। तो यहां से हम क्या करते हैं कि ये हमारी क्या हो गई 12 वोल्ट की बैटरी, ये हमारा क्या हो गया रेजिस्टेंस, ये हमारा एक और रेजिस्टेंस। अब चूंकि L ओपन होगा तो उसकी जगह हमें करंट सोर्स मिल गया क्या 1 एम्पियर का, तो यहां पर हम क्या करेंगे 1 एम्पियर का हमने क्या लगा दिया करंट सोर्स। और ये मेरा क्या हो गया शॉर्ट स्विच। अब यहां पर हमारी ये जो ओपन है हमारे यहां पर क्या बैटरी की तरह काम करेंगे, तो यहां पर हो गया हमारा 12 ये तो हो गई 12/9, यही होगा 12/9, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या 6/9 वोल्ट और वोल्ट। ये हो गया हमारा शॉर्ट, ये हो गया हमारा क्या 2 ओम, और ये हो गया हमारा 10 ओम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है करंट फाइंड करना है। तो करंट अगर हमें फाइंड करना है तो वो किस तरह से करेंगे हम, अब हमें करंट को फाइंड करने के लिए हमें पता है कि जो 12/9 जो वोल्ट है वो टोटल का किसके अक्रॉस होगा, इसके अक्रॉस होगा नहीं होगा, तो हम इसके अक्रॉस हमारा क्या हो जाएगा 12/9 वोल्ट। तो इसके में जाने वाली जो करंट होगी I वो क्या हो जाएगी I = V/R2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा I = 12/9 × 1/2। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी 6/9, 2 3 × 6, सॉरी 3 2 × 6 और 3 3 × 9। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2/3 मतलब 0.66, जो आपकी करंट आएगी 2/3 एम्पियर आ जाएगी। तो ये करंट आपकी आ चुकी है 2/3 एम्पियर। तो ये जो करंट है आपकी वो कौन सी आ जाएगी 2/3 एम्पियर। तो आपकी करंट कितनी आ गई 2/3 एम्पियर, यही पूछा है आपसे। ठीक है, तो इसमें से गुजरने वाली आपसे जो धारा है वो क्या हो गई 2/3 एम्पियर, 2 ओम में से गुजरने वाली धारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। द इलेक्ट्रिक सर्किट हैज द फॉलोइंग इम्पीडेंस ZA और ZB हमें दे रखा है, देन द Z पैरामीटर वुड बी। एक इलेक्ट्रिक
परिपथ है, निम्नलिखित प्रतिबाधा है ZA और ZB की, तो हमें Z पैरामीटर होगा। तो इस तरह का जब भी आपको नेटवर्क दिया जाए तो इसमें क्या होता है आपका, ये होता है Z11, ये होता है Z12, Z21 एंड Z22, यही होता है आपका। और हमें पता है कि अगर हम बात करें किसकी, सिमेट्रिकल की, और एक होता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, तो Z11 इज इक्वल टू क्या होता है Z22। तो यहां से Z11 इज इक्वल टू Z22 इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, ये होता है ZA प्लस ZB बाई 2, और Z12 इज इक्वल टू Z21 इज इक्वल टू ZB माइनस ZA बाई 2। तो यहाँ से अगर मैं ZA प्लस ZB बाई 2 अगर फाइंड करता हूँ तो वो कितना आएगा, ZA है मेरे पास 3 प्लस J4, ZB है मेरे पास 3 माइनस J4, तो J4 से J4 कैंसिल आउट, 3 और 3 6 बाई 2, तो क्या आ जाएगा 3। तो ये हो गया मेरा Z11 और Z22। अब हम बात करते हैं ZB माइनस ZA बाई 2। तो ZB माइनस ZA जब मैं करता हूं तो 3 माइनस J4 माइनस 3 माइनस J4, तो माइनस J8 बाई 2, तो माइनस J4, ये हो जाएगा Z12 इज इक्वल टू Z21। तो यहाँ से अगर मैं इंडेक्स बनाता हूँ तो इंडेक्स हमारे पास क्या मिलेगी, 3 माइनस J4 एंड 3। तो ये ऑप्शन होगा नहीं आपका, ये नहीं होगा, ये होगा नहीं, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। फॉर द लीनियर सर्किट शॉन इन फिगर, हमें एक लीनियर सर्किट दिया हुआ है जिसमें 3 केस हमें दिए हुए हैं, सॉरी 2 केस दिए हुए हैं, तीसरा केस में हमसे पूछी है करंट। तो पहला केस क्या है कि जब R इज इक्वल टू इनफाइनाइट है और V इज इक्वल टू 20 वोल्ट है, जब R इज इक्वल टू 0 है, I इज इक्वल टू 4 एम्पियर है, और हमें R इज इक्वल टू जब 5 ओम है तो हमें करंट निकालनी है I। मतलब क्या है, चित्र में दर्शाए गए रेखीय परिपथ के लिए जब R की वैल्यू इनफाइनाइट है तो V है हमारा 20 वोल्ट, जब R की वैल्यू 0 है तो I है हमारा 4 एम्पियर, जब R की वैल्यू हमारे पास 5 ओम है तो धारा I कितनी होगी। ये हमें एक सोर्स वोल्टेज दिया हुआ है, एक हमें R दिया गया, और ये हमारा क्या है लीनियर सर्किट। तो अगर हम एक सर्किट की बात करें तो ये सर्किट जो है वो कुछ इस तरह से है हमारे पास, और ये है हमारा RL, ये हो गया हमारा VTH, ये हो गया हमारा RTH, और ये हो गया हमारा RL। तो यहाँ से अगर हम I निकालना चाहें तो I बराबर क्या हो जाएगा, VTH अपॉन RL प्लस RTH, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब केस फर्स्ट की अगर हम बात करें, केस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो केस फर्स्ट में हमें दे रखा है R इज इक्वल टू इनफाइनाइट, R इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और V इज इक्वल टू क्या है 20 वोल्ट, ठीक है, V इज इक्वल टू 20 वोल्ट। तो ये V क्या हो गया मेरा VTH, तो VTH की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20 वोल्ट, VTH की वैल्यू आ चुकी है। अब केस 2, केस 2 में क्या है, R इज इक्वल टू 0 और I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो इस वैल्यू को हम यहां पर रख देते हैं, तो I हमारा हो गया 4, VTH हमारा है 20 वोल्ट डिवाइड बाई R हमारा है, R क्या है RL 0 प्लस यहां से हमें क्या मिल जाएगा RTH। तो यहां से अगर हम RTH फाइंड करें तो RTH आ गया हमारे 5 ओम। तो इन दोनों सर्किट से, इन दोनों इक्वेशन से मैंने एक तो VTH फाइंड किया और एक RTH। बात समझो ना कि ये दो हमें इक्वेशन दी हुई है, इससे मैंने एक तो VTH फाइंड किया और एक RTH। तो हमारा VTH कितना आ गया 20 वोल्ट और RTH हमारा आ गया 5 ओम। तो अगर हम इस I की बात करें तो I इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा हमारा VTH अपॉन RL प्लस RTH हमारे पास कितना है 5। अब हमसे क्या पूछा गया है,
धारा I की वैल्यू, जब R की वैल्यू क्या है 5। अब हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 ओम। तो यहां से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 5 प्लस 5 10। तो यहां से क्या आ गया 2 एम्पियर। तो आपका आंसर क्या आ गया 2 एम्पियर। बात समझ रहे हो? तो इस तरह से हमें केस दिए हुए होते हैं, तो उससे हम पहले VTH फाइंड करते हैं, देन हमें RTH। जब हमें VTH और RTH फाइंड होता है तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है 20 अपॉन RL प्लस 5। अब चूंकि आपसे बोला गया है कि जब RL की वैल्यू 5 है तो करंट क्या होगा, तो करंट हमारा क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। आपका आंसर क्या आ गया बी। द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन सीरीज सर्किट इज, हमें एक सीरीज परिपथ दिया हुआ है और उसमें हमसे पूछा गया है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हमें पता है कि हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/2 पाई रूट LC। अब चूंकि यहां हमें L इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, तो L इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो सीरीज में है तो L1 प्लस L2। अब प्लस आएगा या माइनस, तो अगर ये भी एंटरिंग पर है और ये भी करंट की एंटरिंग पर है तो प्लस 2M। तो यहां से अगर L इक्विवेलेंट फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगा 2 + 2 4 प्लस 2 × क्या है 1 तो 2। तो ये क्या आ जाएगा 6 हेनरी। क्या आ जाएगा हमारे पास 6 हेनरी। और C हमें दे रखा है कितना 2 फैराड। तो यहां से F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 पाई रूट 6 × 2 12। तो इसको अगर हम इसको क्या ले सकते हैं 2√3। तो ये क्या आ जाएगा F 1/4 पाई रूट 3। तो 1/4 पाई रूट 3 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो 1/4 पाई रूट 3। Which one of the following theorem is manifestation of the law of conservation of energy? निम्नलिखित में से कौन सी प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के नियम को दर्शाती है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है आपका KVL जो है वो इस पे बेस है। और KVL में हमें पता है कि क्या होता है कि एक हमारे पास क्लोज लूप सर्किट है तो उसमें हर एलिमेंट, क्या मैं बोल रहा हूं एलिमेंट, तो अक्रॉस द एलिमेंट जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होता है उन दोनों का सम क्या हो जाए 0, वो कहलाता है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही इसको क्या किया जा सकता है नष्ट। ठीक है, तो यही हमारी अगर इन चारों थ्योरम में हम देखें तो हमारी नॉर्टन थ्योरम में कुछ ऐसा होता है क्या। नॉर्टन थ्योरम में हम एक इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं। अगर थेवेनिन थ्योरम की बात करें तो थेवेनिन थ्योरम में भी हम एक इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं। और रेसिप्रोसिटी थ्योरम, इसमें हम क्या करते हैं एक्साइटेशन और सोर्स को देखते हैं। मतलब एक बार एक को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, दूसरी बार दूसरे रेस्पॉन्स को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। अब बात करते हैं हम टेलिंगन थ्योरम की। तो टेलिंगन थ्योरम हमसे क्या कहती है कि जैसे कोई भी आपके पास सोर्स है और ये आपके पास क्या है एलिमेंट, ये मैंने मान लिया 50 वोल्ट, ये R मैंने मान लिया कोई भी R मैंने मान लिया 1 ओम और ये मैंने मान लिया 1 ओम और इसमें से करंट जा रही है 5 एम्पियर। तो अगर मैं बात करूं किसकी, इसकी, तो पावर जो ये होगा, ये जो सोर्स है वो पावर डिलीवर करेगा या कंज्यूम करेगा, पावर को डिलीवर करेगा। तो माइनस ऑफ P ऑफ 50 प्लस ये पावर को क्या करेंगे कंज्यूम प्लस P ऑफ 1 ओम। तो यहां से मैं क्या डेफिनेशन कर सकता हूं, ये तो क्या करेगा डिलीवर और ये हमारा क्या करेगा कंज्यूम और ये क्या करेगा आपका कंज्यूम। तो अगर मैं बात करूं इसकी तो P ऑफ 50 इज इक्वल टू क्या हो गया P ऑफ 1 ओम प्लस P ऑफ 1 ओम। इसका मतलब क्या हो गया कि पावर डिलीवर
पावर डिलीवर इज इक्वल टू पावर कंज्यूम। पावर डिलीवर इज इक्वल टू पावर कंज्यूम। इसलिए हम बोलते हैं कि टेलिंगम जो थ्योरम है हमारी वो किस पे बेस है, ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर बेस है। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप फॉर ए नेटवर्क विथ n नोड एंड v ब्रांच। तो हमें पता है कि इसके लिए क्या होता है, v माइनस n प्लस 1, वेयर v क्या है आपके ब्रांच हो गए, n क्या हो गई आपकी नोड। For the network shown in figure, what is the voltage across the current source? क्या है, एक हमें करंट सोर्स दिया हुआ है और इस करंट सोर्स के अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड करना है। हमने मान लिया कि इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, V1, और चूंकि ये ऊपर की ओर हो रहा है, ऊपर की तरफ है तो इसका ऊपर है तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। और करंट कैसे फ्लो रहा है इस सर्किट में से, तो ये प्लस और ये माइनस। अब इसमें हम क्या लगाते हैं, KVL। क्या लगाते हैं हम इसमें, KVL। ठीक है, तो KVL जब हम लगाते हैं तो हमारे पास ये क्या है, माइनस और प्लस। हम क्या करते हैं, लास्ट वाला जो साइन है उसको हम यहां पर ले रहे हैं। तो लास्ट वाला साइन कौन सा है इसका, प्लस, तो प्लस V। इसका लास्ट वाला साइन क्या है, प्लस। तो यहां पर अगर हम इस तरह से KVL लगाते हैं तो इसमें हो जाएगा प्लस IR। इसका लास्ट वाला साइन क्या है, माइनस, और इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1। तो यहां से मेरा V1 इज इक्वल टू क्या आ गया, V प्लस IR। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, V प्लस IR। द सर्किट हुज प्रॉपर्टीज आर सेम इन आइदर डायरेक्शन इज नोन एज। हमने बताया आपको यूनिलेटरल सर्किट, ये होगा नहीं। यूनिलेटरल सर्किट किस तरह से होते हैं आपके, इस तरह से। ये हो गए आपके यूनिलेटरल सर्किट, क्योंकि इसका अपोजिशन आपको नहीं मिल रहा है। तो चूंकि आपसे क्या बोल रहा है कि प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए इन आइदर डायरेक्शन, दोनों दिशाओं में एक जैसे गुणधर्म। ये तो एक ही दिशा हुई मेरी, इसकी दूसरी दिशा क्या होगी, ये इसकी दूसरी दिशा ये होगी। और ये अगर कौन सा ग्राफ कहलाएगा आपका, यूनिलेटरल या बाइलेटरल, ये सर्किट आपका क्या कहलाएगा, बाइलेटरल सर्किट, क्योंकि दोनों तरफ इसके गुण क्या हो गए, समान। तो ये हो गया आपका बाइलेटरल सर्किट। यूनिलेटरल सर्किट क्या होता है, ओनली एक ही ग्राफ। Flux in a closed circuit of resistance 10 ohm varies with time t according to relation। 10 ओम प्रतिरोध के बंद परिपथ में फ्लक्स समय t के साथ निम्नलिखित संबंध के अनुसार परिवर्तित होता है। तो हमें निकालना है इंड्यूस करंट, हमें इंड्यूस करंट निकालना है। और कब निकालना है, एट t बराबर 0.25 सेकंड पर। तो हमें पता है कि E बराबर क्या होता है, यहां हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई R। तो हमें मेनली निकालना क्या है यहां पर, E। ठीक है, तभी हम I निकाल पाएंगे, क्योंकि इंड्यूस करंट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई R। हमें R दिया हुआ है, हमें E फाइंड करना है। तो E फाइंड करने के लिए हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, d फाई बाई dt। तो d फाई बाई dt अगर हम करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 12t माइनस 5। और चूंकि हमें फाइंड किस पे करना है, 0.25 सेकंड पर, तो हम E करते हैं 0.25 सेकंड माइनस 5। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0.25 इंटू 12, ये आ गया 3। तो 3 माइनस 5 क्या आ जाएगा, -2 वोल्ट। और यहां से I की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -2 बाई R। कितना है हमारे पास, R है हमारे पास 10 ओम। तो कितना आ जाएगा, 0.2 एम्पियर विथ नेगेटिव साइन। और मॉड I अगर हम लेते हैं मैग्नीट्यूड तो क्या आ जाएगा, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0.2 एम्पियर। तो इस तरह से हम इसको एनकाउंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पीडेंस Z एज शोन इन फिगर इज। दिए गए चित्र की प्रतिबाधा, चूंकि
ये तीनों हमारे किसमें है, सीरीज में है। सीरीज में है तो हम बोल सकते हैं कि इनका क्या होगा, सम होगा। अब चूंकि अगर यहां पर हम करंट देखें तो करंट यहां पर एंटरिंग साइड है या डॉट या आउटिंग साइड, आउटिंग साइड। इस केस में एंटरिंग साइड और इस केस में क्या है, एंटर साइड। तो अगर हम ये कॉइल 1 मान ली हमने, ये कॉइल हमने 2 मान ली और ये कॉइल हमने 3 मान ली, तो कॉइल 1 और 2 के बीच में तो कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है। तो कॉइल 1 और 3 के बीच में जो M होगा वो क्या होगा, इधर करंट क्या है, डॉटेड के पहले है, यहां पर करंट है डॉटेड के साथ, मतलब इन दोनों के बीच में जो M आएगा वो माइनस में आएगा, नहीं आएगा, इसके और इसके बीच में। अब बात करते हैं इसके और इसके बीच में। तो इन दोनों के बीच में करंट यहां पर क्या कर रही है, एंटर कर रही है डॉटेड के साथ, यहां पर भी करंट एंटर कर रही है डॉटेड के साथ, लेकिन ये भी J10 है और ये भी J10। पहले केस में तो आ जाएगा माइनस और इसमें आ जाएगा प्लस, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। मतलब आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ओनली J5 प्लस J2 प्लस J2, तो कितना हो गया, J9, क्योंकि ये एक दूसरे को म्यूचुअल ने क्या कर दिया, कैंसिल। क्योंकि इन दोनों के केस में तो M क्या आएगा, नेगेटिव माइनस M, और इन दोनों के केस में क्या आ जाएगा, प्लस M आएगा, नहीं आएगा। तो ये एक दूसरे को क्या करने, क्योंकि वैल्यू दोनों की क्या है, सेम है। In a two-port network, the condition for reciprocity in term of H पैरामीटर। तो अगर हम इनकी बात करें तो हमारे पास दो चीज होती हैं, एक तो सिमेट्री और एक होता है हमारे पास नेटवर्क। तो अगर हम फर्स्ट बात करें, Z11 इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, Z22। ऐसे ही Z पैरामीटर हो गया हमारा Z11 इज इक्वल टू Z22, और Y पैरामीटर हो गया Y11 इज इक्वल टू Y22। अगर H पैरामीटर की बात करें तो H11 H22 माइनस H12 21 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर G पैरामीटर की बात करें तो G11 G22 माइनस G12 21 इज इक्वल टू 0, और A बराबर D। तो ये हो गया Z पैरामीटर, ये हो गया Y पैरामीटर, ये हो गया H पैरामीटर, ये हो गया G पैरामीटर, और ये हो गया हमारा ABCD पैरामीटर। ये हमारे क्या है, पैरामीटर। यहीं अगर हम बात करें रेसिप्रोसिटी की तो यहाँ क्या हो जाएगा, Z12 इज इक्वल टू Z21। यहीं अगर हम बात करें Y12 इज इक्वल टू Y21। अगर यहीं हम बात करें तो H12 इज इक्वल टू माइनस H21। यहीं G1 की बात करें तो G12 इज इक्वल टू माइनस G21। और यहीं अगर हम बात करें तो AB माइनस CD इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, AB माइनस CD, हमें क्या हो गया, AD माइनस BC। ये क्या होता है हमारा, AD, सॉरी AB नहीं, AD माइनस BC इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें, हमसे क्या पूछा गया, रेसिप्रोसिटी। तो रेसिप्रोसिटी के लिए हमारे क्या पास क्या है, H12 इज इक्वल टू माइनस H21। तो H12 इज इक्वल टू माइनस H21। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपके 22 प्रिंसिपल में भी यहां से क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये इंडेक्स याद रखनी है। ठीक है। फॉर पैरेलल आरएलसी सर्किट हमसे क्या पूछा गया है, पैरेलल आरएलसी सर्किट। तो हमसे पूछा गया है ओवर डैम्प्ड। तो ओवर डैम्प्ड का मतलब क्या हो गया, जीटा ग्रेटर देन 1।
सबसे पहले हमें ये समझना होगा ओवर डैम्प्ड जीटा ग्रेटर देन 1। तो हमें पैरेलल आरएलसी तो आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर सी प्लस 1 बाई एल सी इज इक्वल टू 0। और एक हमारी सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है, 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, दोनों को कंपेयर किया। तो यहां से 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 1 बाई आर सी। अब हमें जीटा की वैल्यू चाहिए, तो जीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 ओमेगा एन आर सी। आएगा नहीं आएगा? और ओमेगा एन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट एल सी, तो 1 बाई 2 आर सी इंटू रूट एल सी। तो यहां से जीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 आर। ठीक है, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल बाई सी। अब चूंकि आपसे क्या बोला गया है, जीटा ओवर डैम्प्ड, तो ओवर डैम्प के लिए जीटा ग्रेटर देन 1। तो यहां पर 1 बाई 2 आर अंडर रूट ऑफ एल बाई सी ग्रेटर देन 1। आपसे ऑप्शन में किस तरह से रिलेशन है, आर और एल और सी के बीच में। तो यहां से अगर मैं बात करूं आपसे, तो 1 बाई 2 रूट एल बाई सी ग्रेटर देन आर। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, आर लेस देन 1 बाई 2 रूट एल बाई सी। तो आर इज लेस देन 1 बाई 2 रूट एल बाई सी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो इस तरह से हमारे जो 30 क्वेश्चन थे BCTQ प्रोग्राम के अंतर्गत सर्किट के, आज हमने वो कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट जो आपकी BCTQ होगी वो आपके अदर सब्जेक्ट पर होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।